हमने पिछले 2 व्याख्यानों में मांग की कीमत लोच के बारे में चर्चा की थी, डिस्कशन किया था। मांग की लोच की अवधारणा क्या है, किस तरह से परिभाषित करेंगे, कीमत लोचें किस तरह से ज्ञात की जाएंगी, जिनमें निजी कीमत लोच, तिरछी कीमत लोच और आय लोच, तीनों के बारे में हमने विस्तार से बात की हुई है। अब हम एक उदाहरण लेकर जो मांग की लोचों की गणना करते हैं। यदि कोई उपयोगिता फलन u इक्वल टू Q1 Q2 हो तो साधारण व क्षतिपूरक मांग फलनों का निरूपण करके उनकी विभिन्न कीमत लोचों को ज्ञात कीजिए। ये एक उदाहरण हम ले रहे हैं। जब हमने मांग फलन व्युत्पादित किए थे, डिराइव किए थे, तो इसी फलन को, इसी उपयोगिता फलन को वहाँ हमने काम में लिया था। ठीक है, तो अब हल करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन, साधारण मांग फलन, साधारण मांग फलनों का निरूपण उपयोगिता अधिकतम करण की प्रथम क्रम की शर्त के आधार पर किया जाएगा। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हम दोनों तरह के साधारण और क्षतिपूरक मांग फलनों का निरूपण भी चाहते हैं और लोचों का ज्ञात करवाना भी चाह रहे हैं। तो दो चीज़ें हैं इसमें। तो पहले तो मांग फलन निरूपित कीजिए, फिर उसके बाद में लोचों की गणना कीजिए। तो हमने जब साधारण मांग फलन का निरूपण उपयोगिता अधिकतम करण की प्रथम क्रम की शर्त के आधार पर किया था, तो जो मांग फलन हमारे सामने आए थे, पहली वस्तु के लिए Q1 इक्वल टू वाई बाई 2P1 और दूसरी वस्तु के लिए Q2 इक्वल टू वाई बाई 2P2, ये दो मांग फलन हमारे सामने आए थे। इनके लिए लोचों की गणना करते हैं। तो पहली वस्तु Q1 के लिए लोच की गणना जब हम करेंगे तो Q1 इक्वल टू वाई बाई 2P1 फलन है। अब फलन है तो इस फलन के लिए लोचें निकालते हैं, लॉग ले लेते हैं, सबसे आसान तरीका होता है। जब हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ Q1 इक्वल टू लॉग ऑफ y। अब देखो, माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ P1 मैंने ये लिया है भाई। जब लॉग लेंगे तो लॉग y बटा लॉग 2 प्लस लॉग P1 ये होगा, और जब इनको ऊपर ले जाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है, अब निजी कीमत लोच, साइलो चिन्ह क्यों काम में ले रहे हैं? क्योंकि फलन कौन सा है? ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन है, इसलिए निजी कीमत लोच यानी पहली वस्तु की कीमत और पहली वस्तु की मात्रा के लिए जब लोच की गणना करेंगे तो डेल लॉग ऑफ Qi बाई डेल लॉग ऑफ P1 ये हमने पढ़ा हुआ है। अभी जब हमने निजी कीमत लोच निकाली थी तो यही तो सूत्र था। तो कीजिए साहब, डेल लॉग ऑफ Qi बाई डेल लॉग ऑफ P1, तो P1 के सापेक्ष में इस फलन का अवकलन कीजिए। तो करेंगे तो डेल लॉग ऑफ Q1 बाई डेल लॉग ऑफ P1 हो गया, और क्या होगा? मान क्या आएगा? यहाँ तो है नहीं P1, इसलिए ये तो 0, यहाँ भी P1 नहीं है, यहाँ है P1, तो इसका आया -1 आ गया। अब P2 यानी अन्य वस्तु की कीमत के सापेक्ष में कीजिए, उसका मान निकालना है, तिरछी कीमत लोच की गणना करनी है, दूसरी वस्तु की कीमत पहली वस्तु की मात्रा लेकर। तो डेल लॉग ऑफ Q1 बाई डेल लॉग ऑफ P2 ये चाहिए, कीजिए। इसमें डेल लॉग ऑफ Q1 P2 है क्या? नहीं है, नहीं है तो 0 हो गया इसका मान। ठीक है, और तीसरी जो लोच है वह आय लोच है। आय लोच क्योंकि वस्तु कौन सी है? पहली है, तो पहली वस्तु के लिए नीटा 1 इक्वल टू होता है लॉग ऑफ Q1 बाई डेल लॉग ऑफ y। ये होना चाहिए, सूत्र यही है। तो कीजिए साहब, इसका y के सापेक्ष में आंशिक अवकलन जब हम करेंगे तो डेल लॉग ऑफ Q1 बाई डेल लॉग ऑफ y इक्वल टू, अब यहाँ y है तो इसलिए 1 हो गया, और यहाँ है नहीं तो बाकी तो ख़त्म हो गए, तो 1 हो गया। तो निकल के आई ये तीनों लोचें आ गई। अब ऐसे ही दूसरी वस्तु का जो फलन लेकर उसके लिए लोचों की गणना जब हम करेंगे तो लोच, इसका फलन है Q2 इक्वल टू वाई बाई 2P2, इसके लिए भी 3 लोचें चाहिए। इसकी अपनी कीमत लोच, इसकी तिरछी कीमत लोच यानी इसकी मात्रा और पहली वस्तु की कीमत,
और तीसरी जो लोच है इसकी आई लोच। ये 3 लोच हमें यहाँ निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले फलन का लॉग ले लेते हैं, लॉगरिथम लेंगे। तो लॉगरिथम ले लेंगे तो फलन हो जाएगा log ऑफ Q2 इक्वल टू log ऑफ y माइनस log ऑफ 2 माइनस log ऑफ P2। ध्यान रखना इसको एक साथ मत लेना, अलग अलग हैं ये। तो 2 इंटू P2 है ये, इसीलिए जब log लो तो ये चीज़ ध्यान रहे। अब दूसरी वस्तु के लिए निजी कीमत लोच, यानी दूसरी वस्तु की मात्रा और दूसरी वस्तु की कीमत। दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी अपनी मात्रा में जो परिवर्तन होगा वही तो है इसकी निजी कीमत लोच। तो इसके लिए डेल लॉग ऑफ Q2 बाई डेल लॉग ऑफ P2, यानी इसका P2 के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो यह अब देखिए P2 कहाँ यहाँ है, तो -1 होगा, तो -1 हो गया, बाकी तो है नहीं यहाँ P2। तिरछी कीमत लोच के लिए पहली वस्तु की कीमत और इसकी अपनी मात्रा, दूसरी वस्तु की मात्रा, पहली वस्तु की कीमत, यही तो होगा क्योंकि 2 वस्तुएं हैं Q1 और Q2। तो डेल लॉग ऑफ Q2 बाई डेल लॉग ऑफ P1, इन पहली वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के कारण दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला जो परिवर्तन है उसका माप करना है। अब यहाँ है क्या P1? नहीं है तो भी, लेकिन हमें ये करना है तो इसका आएगा 0। तीसरी आई लोच दूसरी वस्तु के लिए आई लोच होगी डेल लॉग ऑफ Q2 बाई डेल लॉग ऑफ y। इनकम यही तो है, इसको m लिख दो, y लिख दो। अगर आप m लिखते हो तो ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। x y तो हम जनरली काम में लेते हैं, मैंने यहाँ y काम में लिया है, आप m भी ले सकते हैं। तो डेल लॉग ऑफ QY बाई डेल लॉग ऑफ y हमें चाहिए, और कितना आएगा, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है सिर्फ, तो 1 हो गया, इसकी वैल्यू तो 1 हुई। तो दूसरी वस्तु के लिए आई लोच 1, तो हमने निकाल लिए 3 और 3 6 लोच तो आ गई हमारी। अब हम क्षतिपूरक जो फलन के लिए बात करें, क्षतिपूरक मांग फलन निकालेंगे सबसे पहले। तो क्षतिपूरक मांग फलन कैसे निकालते हैं कि कुल व्यय को न्यूनतमकरण करेंगे दिए हुए उपयोगिता स्तर के अनुरूप, और उसके लिए न्यूनतमकरण की प्रथम क्रम की शर्त के आधार पर इसका निरूपण या इसका व्युत्पादन किया जाता है, डिराइव किया जाता है। हमने ये निकाला था कि Q1 इक्वल टू रूट ऑफ P2 बाई P1 इंटू U0 पहली वस्तु का मांग फलन, और दूसरी वस्तु का मांग फलन Q2 इक्वल टू रूट ऑफ P1 बाई P2 इंटू U0। ये 2 क्षतिपूरक मांग फलन हमारे सामने आए थे, जो उपयोगिता फलन U इक्वल टू Q1 Q2 है उसके लिए। अब इनकी जो लोचों की गणना करते हैं इन दोनों फलनों के लिए, तो पहली वस्तु के लिए लोच की जब गणना करेंगे तो पहली वस्तु का फलन मांग फलन ये है, ये लिख दिया। अब देखिए अंडर रूट का मतलब होता है जो चर है उसकी घात आधी। अब यहाँ क्या क्या है, P2 है, P1 है, U0, इन सब की घात आधी आधी है। U0 की घात आधी, P2 की घात आधी, P1 की घात आधी। अब P1 को ऊपर ले जाते हैं तो U0 की घात आधी 1/2, P2 की घात 1/2 और P1 की घात माइनस, अब चिन्ह बदल गया घात का क्योंकि ऊपर ले गए हम, 1/2 हो गया। अब इसका लॉग ले लेते हैं, तो लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ Q1 भी, इसका जब लेंगे Q1 इक्वल टू इसका, तो लॉग ऑफ Q1 इक्वल टू, देखिए आपके ध्यान होगा कि यदि लॉग x की घात n हो तो n log x उसे हमने लिखा था कि घात को पहले ले लिया था, सामने ले लिया था, वही यहाँ नियम लागू है। तो 1/2 log ऑफ U0 प्लस 1/2 log ऑफ P2 माइनस माइनस इसलिए आया है तो ये प्लस ही होगा, लेकिन चिन्ह इसका माइनस है इसलिए दोनों गुणा होकर -1/2 हो जाएगा, -1/2 log ऑफ P1। ठीक है, अब क्षतिपूरक लोच निकालनी है तो निजी कीमत लोच पहली वस्तु के लिए क्या होगी कि उसकी अपनी कीमत और उसकी अपनी मात्रा के परिवर्तन का माप है ये, आनुपातिक परिवर्तन का। तो इसका अवकलन कीजिए किसके सापेक्ष में, P1 के सापेक्ष में। जब करेंगे तो डेल लॉग ऑफ Q1 बाई डेल लॉग ऑफ P1 इक्वल टू क्या आया, -1/2, बाकी तो ये 0 हो गए,
और तिरछी कीमत लोच निकालेंगे पहली वस्तु के लिए, तो उसका पहली वस्तु की तो दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण पहली वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का आनुपातिक परिवर्तन का माप निकालना होता है। तो Q2 में चेंज, P2 में चेंज के कारण Q1 में जो चेंज होगा, तो इसमें इसको अवकलन कीजिए P2 के रेस्पेक्ट में, तो डेल लॉग ऑफ Q1 बाई डेल लॉग ऑफ P2 निकालिए साहब। यहाँ P2 प्लस 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा। ये तो पहली वस्तु के लिए दोनों क्षतिपूरक मांग फलन हो गए। आय लोच इसमें गणना की ही नहीं जा सकती क्योंकि फलन में आय स्वतंत्र चर है ही नहीं, इसलिए पहले भी बता दिया था कि भाई क्षतिपूरक मांग फलन के लिए आय लोच की गणना संभव नहीं है। अब दूसरी वस्तु के लिए निकालते हैं साहब। दूसरी वस्तु के लिए जो मांग फलन हमारा निकल के आया था Q2 इक्वल टू रूट ऑफ U0 बाई इंटू P1 बाई P2, ये था हमारा। तो इस फलन से जो फलन है इसको हमने एक तरह से सरल कर रहे हैं बस सिर्फ, कि अंडर रूट का मतलब होता है चरों की घात आदि, तो हमने किया u की घात आदि 1/2, P1 की घात 1/2, और P2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात माइनस हो जाएगी -1/2। अब इसका हम लॉगरिथम ले लेते हैं, लघुगणक जब लेंगे तो ये लिखेंगे इसको log ऑफ Q2 इक्वल टू 1/2 log ऑफ U0 प्लस 1/2 log ऑफ P1 माइनस 1/2 log ऑफ P2। ठीक है। अब दूसरी वस्तु की निजी कीमत लोच यानी दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी अपनी मात्रा में होने वाला परिवर्तन, तो इसके लिए डेल लॉग ऑफ Q2 बाई डेल लॉग ऑफ P2 चाहिए, जो कि हमने पहले भी लिखा हुआ है और यहाँ से भी सीधा ले रहे हैं। इसका अवकलन कीजिए P2 के रेस्पेक्ट में, तो चिन्ह क्या आया है, वो क्या आएगा, यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है P2, तो -1/2 हो गया इसका अवकलन। दूसरा तिरछी कीमत लोच। तिरछी कीमत लोच दूसरी वस्तु के लिए क्या होगी कि दूसरी वस्तु की मात्रा और पहली वस्तु की कीमत, यानी पहली वस्तु की कीमत में बदलाव के कारण दूसरी वस्तु की मात्रा में होने वाला बदलाव का माप, तो डेल लॉग ऑफ Q2 बाई डेल लॉग ऑफ P1। अब क्या ये इसमें ये जो फलन है हमारा मूल फलन ये है, इसमें देखिए अवकलन कीजिए इसका P1 के रेस्पेक्ट में। जब P1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो P1 है, हाँ ये रहा, तो 1/2 हो गया और ये बाकी 0 हो गए। तो ये दो लोच तो पहली वस्तु के लिए क्षतिपूरक लोचें हुई और 2 लोच हो गई दूसरी वस्तु के लिए, तो 4 लोच ये हो गए, 6 लोच है जो साधारण मांग फलन के लिए हुई थी। तो इस तरह से कुल 10 लोचें हो गई। 10 लोचें को इनके मान क्या क्या हैं कि पहली वस्तु के लिए निजी कीमत लोच -1, तिरछी कीमत लोच 0 और आय लोच है जो 1 थी। दूसरी वस्तु के लिए निजी कीमत लोच -1, तिरछी कीमत लोच 0 और आय लोच है जो 1 आई थी निकल के। क्षतिपूरक मांग फलन के लिए क्षतिपूरक लोच हैं जो जाई चिन्ह काम में लेते हुए हमने निकाली थी। पहली वस्तु के लिए -1/2 और दूसरी वस्तु के लिए जो है निजी, ये निजी है, ध्यान रखना निजी कीमत लोचें हैं ये। तो और पहली वस्तु के लिए तो -1/2 और इसकी जो तिरछी कीमत लोच थी पहली वस्तु के लिए वो 1/2 प्लस की है, यहाँ दिख नहीं रहा है आपको लेकिन उसमें PDF में आपको मिल जाएगा ये। इसी तरह से दूसरी वस्तु के लिए निजी कीमत लोच -1/2 और तिरछी कीमत लोच 1/2। इस तरह से कुल मिला के ये 10 लोचें निकल के आ गई। ठीक है, तो ये लोच का हमने जो है पढ़ा है मांग की कीमत लोच, उन तीनों कीमत लोचों का एक उदाहरण के जरिए किस तरह से उनका मान निकालें ये हमने आपको स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी इससे संबंधित कोई समस्या हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके लिए, हालांकि ये निजी कीमत लोच से जुड़ा हुआ तो नहीं है लेकिन फिर भी, कि यदि मांग की कीमत लोच का मान -1 हो तो मांग फलन निरूपित कीजिए, मांग फलन निकालिए।
जब हमें कीमत लोच का मान पता है और मांग फलन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? भाई आपने पढ़ा है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में, सामान्य रूप से जब हमने पढ़ा है तो वहाँ ये पढ़ा है कि मांग की कीमत लोच को हम या तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी या ई जो चिन्ह है जो इनसे दर्शाते हैं। और ये होती क्या है कि मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन का माप होती है। अब मांग में आनुपातिक परिवर्तन क्या होता है, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन क्या होता है, इतनी देर से हम ये बातें कर रहे थे पिछले लगातार 2 व्याख्यानों में। तो ये होता क्या है, तो देखिए क्या होता है। मांग में आनुपातिक परिवर्तन का मतलब है मांग में परिवर्तन बटा आरंभिक मांग, और कीमत में आनुपातिक परिवर्तन कीमत में परिवर्तन बटा आरंभिक कीमत, ये होता है। अब इसके मांग में परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा Q2 बाई डेल्टा Q यानी Q2 माइनस Q1, यही तो होगा। तो इसे हम डेल्टा Q, और आरंभिक मांग है जो Q बटा कीमत में परिवर्तन P2 माइनस P1, तो डेल्टा P बाई P। तो देखिए डेल्टा Q, अब ये जो चौथा है ये ऊपर चला जाएगा और तीसरा नीचे आ जाएगा, गुणा होंगे तो भाग ये जो एक दूसरे के बटा सही में है, तो डेल्टा Q बटा डेल्टा P इंटू P बाई Q निकल के आ जाएगा। ये हमने पढ़ा है। लेकिन यदि डेल्टा P में मतलब वस्तु की कीमत में बहुत कम परिवर्तन हो, डेल्टा P टेंड्स टू 0, तो लिमिट लागू हो जाएगी और उस स्थिति में डेल्टा Q बाई डेल्टा P बन जाएगा dQ बाई dP। ये हमने अवकलन में पढ़ा था, ठीक है। तो हमने मांग की लोच का जो सूत्र पढ़ा है वो 2 तरह से पढ़ा है। एक तो इस तरीके से पढ़ा है और एक इस तरीके से। तात्कालिक दर जो हम परिवर्तन के निकालते हैं या सूक्ष्म परिवर्तन के जो माप है, सूक्ष्म परिवर्तन के कारण जो मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा उसका माप या उसकी गणना जब हम करते हैं तो उसके लिए ये सूत्र काम में लेते हैं, dQ बाई dP इंटू P बाई Q, ठीक है। तो आपके सामने आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि मांग की लोच का मान -1 है। अब इससे तो हम निकाल नहीं सकते, देखिए, तो फिर हम इससे निकालेंगे, इस सूत्र से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है -1। अब आपके पास सूत्र में रखिए इसको, dQ बाई dP इंटू P बाई Q बराबर ED क्या है, -1 है, तो -1 लिख दिया। अब 1 बाई Q इंटू DQ इक्वल टू -1 बाई P इंटू DP। इसको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपको सूट करे, जो भी आप समझना चाहें, यह आ जाएगा। अब इनका समाकलन कीजिए। जब आप समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह काम में लेंगे, तो 1 बाई Q DQ इक्वल टू -1 बाई P इंटू DP। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चिन्ह को अंदर ले लें, जो भी आप लेना चाहें। दोनों ही स्थितियों में ठीक है, दोनों सही आएगा आंसर अगर आप सही प्रक्रिया अपनाते हैं। तो इसका जो समाकलन करेंगे तो समाकलन होगा इसका log Q, और इसका समाकलन करेंगे तो इसका होगा log P, और चिन्ह माइनस का है तो माइनस प्लस कांस्टेंट वैल्यू और आती है, एक ध्यान है आपके, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है, तो log ऑफ C ये प्लस में हो जाएगा। इनका एंटी लॉग लीजिए, इस फलन का एंटी लॉग जब लेंगे तो Q इक्वल टू C इंटू P माइनस C इंटू P रेस टू पावर -1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई P को नीचे ले जाएं तो Q इक्वल टू C बाई P, और Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, और ये P प्राइस है, तो ये मांग फलन निकल के आ गया हमारा। इस तरह से हम समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं उनको सोल्व कर सकते हैं। तो मांग की लोच से संबंधित अवधारणा जो गणितीय अर्थशास्त्र में हमको पढ़ना है वो हमने उसका विस्तार से अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया।